हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। आज मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपसे धारा 121 से बताऊंगा। धारा 121 से लेके और धारा 131 तक जो है यहाँ विशेषाधिकार संसूचनाएं दी गई हैं, जिनको कि डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। धारा 121 में मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को जो है के बारे में बताया गया है, क्या उनको साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को स्वयं उसके आचरण के बारे में या ऐसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसको न्यायालय में हुआ, उनको जो है किसी डिस्क्लोज करने से बाधित नहीं किया जा सकता कि आप इसका साक्ष्य दो, जब तक कि उसका जो है सीनियर ऑफिसर, जो संपर्क जो है सीनियर ऑफिसर है, वह उसको बाध्य कर सकता है कि उसके बारे में साक्ष्य दे, उसको मजबूर कर सकता है। अन्यथा जो है न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को अपने स्वयं के आचरण के बारे में या जिस चीज का ज्ञान जो है उसको न्यायालय में हुआ है उसके बारे में साक्ष्य देने से बाधित किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है जिसमें कि उसको साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है ऐसे कार्य के बारे में जो वो न्यायालय में उसकी उपस्थिति में कोई कार्य हुआ है, तो उसको साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जैसे कि अगर न्यायाधीश जो है अपनी कोर्ट में बैठा हुआ है और उसके समक्ष जो है कोई घटना घटित हो जाती है, यानी कि एक अपराधी पुलिस वाले पर या किसी व्यक्ति पर जो है आक्रमण करता है, हमला करता है और उसको चोट पहुंचाता है, तो यहाँ पर उसका ट्रायल उस कोर्ट में ना होगा, किसी और कोर्ट में होगा कि ए ने बी को, यानी कि अपराधी ने पुलिस को मारपीट की, उसकी मर्डर किया या किसी कोई भी और कारण हो सकता है। तो जिस न्यायालय के समक्ष उसका विचारण हो रहा है, तो उस न्यायाधीश को जिसके समक्ष की ये कार्य हुआ था, घटना घटित हुई थी, उसको जो है यहाँ पर साक्ष्य देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये धारा 121 कहती है। धारा 122 के अंतर्गत ये बताया गया है कि विवाहित स्थिति के दौरान में जो संसूचनाएं हैं पति और पत्नी के मध्य हुई, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। जैसे कि ए और बी का शादी हुई, जब तक उनकी विवाहित स्थिति है या जब तक उनका विवाह कायम है और विवाह के दौरान जो कम्युनिकेशन ए और बी ने या बी और ए ने आपस में किए, उनको जो है यहाँ पर साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। ए बी के विरुद्ध दे सकता, ना बी ए के विरुद्ध दे सकता है कि क्या घटित हुआ था, यानी कि किसी तीसरे पक्षकार के, अगर तीसरे पक्षकार ए और बी ने, ए ने बी से कहा या बी ने ए से कहा कि तीसरे पक्षकार के विरुद्ध क्या अपराध किया गया, इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। हालांकि ये बात है कि अगर इनके मध्य, सेक्शन 120 में बताया गया, अगर इनके मध्य आपस में के विवाद है, चाहे वो सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो, वहां डिस्क्लोज किया जा सकता है। लेकिन अगर ए ने सी को के विरुद्ध कोई अपराध किया या बी ने सी के विरुद्ध कोई अपराध किया और वहां न्यायालय और उन्होंने ए ने बी से बताई बात या बी ने ए से बताई बात, उसको जो है न्यायालय यहाँ पर ए को बी के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए या बी को ए के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए कि फला समय पर जब विवाह हुआ था उस समय पर ए ने बी से क्या कहा था या बी ने ए से आपसे क्या कहा था, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इनके मध्य विवाद है फिर डिस्क्लोज कोई दिक्कत नहीं है, फिर विवाहित स्थिति का कोई मतलब नहीं है। तो ये वैवाहिक जैसी संस्था को सुरक्षित रखने के लिए सेक्शन 120 बनाई गई है, न तो मजबूर किया जाता। अगर ये देना भी चाहे एक दूसरे के विरुद्ध तो इसको जो परमिट भी नहीं किया जाएगा, अनुज्ञात भी नहीं किया जाएगा, ये सेक्शन 122 कहता है। लेकिन आचरण के बारे में राम भरोसे बनाम स्टेट ऑफ यूपी केस है AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट का, कि ए ने का क्या आचरण था उस समय या बी का क्या आचरण था उस अपराध के समय, आचरण के बारे में, कंडक्ट के बारे में साक्ष्य दे सकते हैं। इस पर जो है प्रिविलेज लागू नहीं होता। लेकिन ये जो है कहने से बाधित किया गया है यहाँ, यानी कि ए बी के विरुद्ध या बी ए के विरुद्ध
विवाहित स्थिति के दौरान में जो बात की गई थी उसको कहने से बाधित किया गया है कि वो बात नहीं कह सकते, लेकिन यहां आचरण के बारे में बता सकते हैं। राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में ये आचरण था कि ए ने बी का मर्डर किया और वहां से जेवर चुरा के लाया, अपने को एक कमरे में भूसे कोठे में स्नान किया और फिर अपनी पत्नी से ये आभूषण दिए। तो जो कार्य उसने किया, सीढ़ी से नीचे उतरा, कोठे में गया, स्नान किया, आभूषण दिए, ये तो एक कंडक्ट है, इसके बारे में तो डिस्क्लोज कराया जा सकता है। लेकिन ए ने अपनी पत्नी से, यानी कि राम भरोसे ने अपनी पत्नी से क्या कहा, इस बात को डिस्क्लोज नहीं कराया जा सकता। ये धारा 182 कहती है और यहाँ पर डिस्क्लोज कर सकता, और अगर देना भी चाहें तो इनको परमिट भी यानी कि अनुज्ञात भी नहीं किया सकता, तो क्योंकि ये वैवाहिक जिसे संस्था को सुरक्षित रखना है। अगर इनका तलाक भी हो गया, तलाक होने के पश्चात भी जो कम्युनिकेशन इनके विवाहित स्थिति के दौरान में किया गया था उससे भी बाधित है, यानी कि विवाह के विच्छेद के बाद भी ये जो है इस प्रकार से पति पत्नी कोई भी एक दूसरे की बात को डिस्क्लोज करने से, साक्ष्य में प्रस्तुत करने से बाधित हैं, वे नहीं कर सकते, और न्यायालय उनको मजबूर कर सकता, या पुलिस ऑफिसर जो भी है मजबूर नहीं कर सकता। 122 में बताया गया है। धारा 123 में राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य है। राज्य के अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट हैं, उनको जो है यहां पर साक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए बाधित किया गया है। हाँ, संबंधित विभाग का प्रमुख ऑफिसर की अनुमति से वे जो है प्रस्तुत किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं प्रस्तुत किए जा सकते। अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट अगर राज्य कार्यकलाप के बारे में उनको जो डिस्क्लोज नहीं करा सकता कि उनको बताइए उनमें क्या बातें हैं, ये प्रिविलेज मिला हुआ है। 124 के अंदर शासकीय संसूचनाएं हैं कि एक ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर को या किसी आम आदमी ने ऑफिसर को क्या संसूचना दी है, सरकारी संसूचना है, उसको जो है यहाँ साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जाता, क्योंकि ये विशेषाधिकार संसूचनाएं हैं, इससे जो है राज्य या लोकहित की हानि हो सकती है, इसीलिए जो है इनको डिस्क्लोज नहीं करा सकता। सेक्शन 125 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को उस अपराधी के बारे में जिसको कि पकड़ा गया है ज्ञान कहां से होया, किसने बताया कि अपराधी वहां छुपा हुआ है, तो इसको डिस्क्लोज नहीं करा सकता, क्योंकि मजिस्ट्रेट और न्यायाधीशों की, मजिस्ट्रेट के पुलिस की जो है एक क्या नाम जो है अपना एरिया होता है, उसके माध्यम से वे किससे संसूचना प्राप्त करते हैं। अगर इस प्रकार से डिस्क्लोज करने की अनुमति दे देगी तो अपराधों का पता ही नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार से राजस्व अधिकारी को कैसे पता लगा कि वहां कर चोरी हुई है, किसने बताया, तो इस बात को डिस्क्लोज करने से बाधित किया गया है सेक्शन 125 के अंतर्गत। सेक्शन 126 में जो है बैरिस्टर को, वकील को, प्लीडर को जो वर्तिक संसूचनाएं प्रस्तुत की जाती है कक्षीकार यानी क्लाइंट द्वारा, उनको भी डिस्क्लोज नहीं करा सकता। 126 के अंदर 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि एक अभियुक्त ने कोई अपराध किया और अभियुक्त अपराध करने के पश्चात वकील साहब के पास पहुंचा और वकील साहब से कहा कि मैंने ये कूट रचना की है, या मैंने ये चोरी की है, या मुझे लूट की है, डकैती की है, इसमें आप मेरी प्रतिरक्षा कीजिए, और उसने सभी बातें जो है वकील साहब को बताई हैं। तो बस वकील साहब को यहाँ पर बाध्य नहीं कह सकता कि आपको जो है आपके क्लाइंट ने क्या क्या बातें बताई है, क्योंकि ये क्या नाम प्रोफेशनल विशेषाधिकार है, वर्तिक संसूचनाएं हैं, जिसको जो है वकील साहब को, प्लीडर को, अटॉर्नी को या बैरिस्टर को ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि उससे जो वो डिस्क्लोज नहीं करा सकते। नंबर 1। नंबर 2, अगर एक क्लाइंट जो है वकील साहब के पास आया और उसने कहा कि मैं फला घर में चोरी करूंगा या मैं कूट रचना करूंगा, आप मेरी प्रतिरक्षा करना, ये डिस्क्लोज कराई जा सकती है वकील साहब से, कि क्योंकि अभी ब्रीफ नहीं भरा हुआ है, उसकी प्रतिरक्षा नहीं, वो तो अभी कार्य करने के बारे में उसने कहा कि मैं कार्य करूंगा, आप मेरी प्रतिरक्षा करना, तो ये जो है डिस्क्लोज कराई जा सकती है वकील साहब से। नंबर 3, वकील साहब ने एक कूट रचना का मुकदमा लड़ रहे क्लाइंट का, और उसमें जो कूट रचना है वहां पर जो है अपने क्लाइंट से सलाह देता है कि ये बात इस प्रकार से करोगे तो मैं तुम्हारा बचाव कर दूंगा, और उसके पश्चात जो क्लाइंट ने वो कार्य किया, तो यहाँ वकील साहब को ये पूछा जा सकता है कि जब आपने केस
क्लाइंट का लिया था उस समय क्या स्थिति थी केस की, और आज जो है इस डॉक्यूमेंट की क्या स्थिति है, इसको डिस्क्लोज कराया जा सकता है। तो 3 बातें हैं महत्वपूर्ण, अन्यथा जो है वकील साहब को जो वर्तिक संसूचनाएं दी गई उसको डिस्क्लोज नहीं करा सकता सेक्शन 126 के अंदर। ये प्रिविलेज जो है उस वकील साहब के सेक्शन 127 के अंदर मुंशी को, क्लर्क को या टाइपिस्ट को, जो उसके सहायक हैं उनको सबको प्राप्त है सेक्शन 127 के अंतर्गत। उसके बाद आता है धारा 133 सह अपराधी एक्कम्प्लेंस, यानी कि सह अपराधी के क्या नाम असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को दोष सिद्धि प्रदान की जा सकती है। यह विधि का नियम है। सबसे पहले पूछा जाता है एग्जाम में कि सह अपराधी निम्नलिखित में से कौन है, जैसा कि उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति क्या सह अपराधी है, इसका उत्तर है नहीं। उत्पीड़न किया तब रिश्वत दी है तो यह सह अपराधी नहीं होता। अगर रिश्वत देने वाला व्यक्ति है, सामान्यतः रिश्वत दे रहे और मेरा काम करो, तो वहां रिश्वत देने वाला भी और लेने वाला भी अपराधी होते हैं, यानी कि यहां सह अपराधी हो जाएंगे। क्या गुप्तचर जो है सह अपराधी है, तो इसका उत्तर है नहीं, गुप्तचर सह अपराधी नहीं है। प्राचीन काल से गुप्तचरी की जाती है, इसलिए सह अपराधी नहीं होते। क्या वेश्या सह अपराधी होती है, इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल सह अपराधी है। क्या आबेटर जो है सह अपराधी होते हैं, हाँ होता है बिल्कुल। और चाहे उसमें मुख्य अपराधी हो चाहे आबेटर हो, दोनों ही सह अपराधी होते हैं। ठीक है जी। तो सह अपराधी की असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर यहां सेक्शन 133 के अंतर्गत जो विधि का नियम है, यहां दोष सिद्धि की जा सकती है। लेकिन सेक्शन 114 का दृष्टांत ख है, जो कि ये कहता है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है और उसके साक्ष्य की संपुष्टि किसी अन्य साक्ष्य से कर लेनी चाहिए, तभी दोष सिद्धि करनी चाहिए। वो एक व्यवहार का नियम है। कारण है इसका क्योंकि सह अपराधी जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है और उसके साक्ष्य पे एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो साक्ष्य इसलिए अपने दे रहा क्योंकि राज्य ने उसको बरी कर दिया। और जो अपने सहायकों के साथ धोखा कर सकता है वो राज्य के साथ भी धोखा कर सकता है, और अपने दोष को जो अपने सहयुक्तों पर दुश्मनी निकालने के लिए कर सकता है, साक्ष्य दे सकता है, तो उस पर विश्वसनीय नहीं होना चाहिए। सेक्शन 114 का दृष्टांत भी व्यवहार का नियम है और ये है भी सही। वहां पर जो है देख लेना चाहिए उसकी संपुष्टि जो है, उसके साक्ष्य की संपुष्टि किसी अन्य साक्ष्य से कर लेनी चाहिए, तभी सह अपराधियों को दोष सिद्धि प्रदान करनी चाहिए। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो केस है डगडू बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है, रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य का है। ये महत्वपूर्ण केस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेक्शन 134 बताया गया कि साक्ष्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, जो विटनेस देने के लिए वादी की ओर से या प्रतिवादी की ओर से आए वे कितने होने चाहिए। यहाँ पर जो है विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है, एक साक्षी भी काफी होता है, और चाहे 16 कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं बताया गया कि एक साक्षी चाहिएगा केस में या 2 चाहिए या 3 चाहिए, अभियोजन पक्ष कितने साक्षी लावे जिससे कि वो मामले को साबित कर सके, तो ये विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। ये इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि साक्ष्य को तोला जाता है, गिना नहीं जाता। सेक्शन 134 में ये बात बताई गई है। उसके बाद आता है जो महत्वपूर्ण है कि 137 में मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा को परिभाषित किया गया है 137 में। 138 में यहाँ पर परीक्षाओं के क्रम के बारे में बताया, क्रम किस प्रकार चलेगा। पहले मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद प्रति परीक्षा होगी, और उसके पश्चात जो है यहाँ पर अगर कोई स्पष्टीकरण करना है तो उसकी पुनः परीक्षा आती है। तो यहाँ क्रम जो है 138 में 139 में कि किसी व्यक्ति को केवल दस्तावेज पेश करने के लिए न्यायालय में बुलाया गया है, उसको साक्षी के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वहां उसकी जो प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती है। अगर उसको साक्षी के रूप में सम्मिलित भी किया गया और दस्तावेज मंगाई गई उससे, तो वहां उसकी प्रति परीक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। तो 139 का मतलब है ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है तो वहां उसकी प्रति परीक्षा नहीं होगी, और इस प्रकार से। उसके बाद है सेक्शन 140, सील का साक्ष्य देने वाले की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा हो सकती है 140 में। सेक्शन 141 में के सूचक पर्सन किसे कहते हैं, ऐसा पर्सन जो उत्तर को सुझाता है उसको सूचक पर्सन कहते हैं।
सूचक प्रश्न कब नहीं पूछ सकते, ये सेक्शन 142 में बताया गया है। मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाते। अगर यहाँ पूछना भी है, विरोधी पक्षकार जो आक्षेप करे तो न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, जो क्या नाम विवादित नहीं है और जो पहले से साबित हो चुके हैं, न्यायालय उनमें अनुमति देता है। सेक्शन 143 में है कि प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण सेक्शन आता है एग्जाम में, सेक्शन 145 में बताया गया है कि पूर्वतन लेखबद्ध कथन, जैसे कि एफआईआर लिखवाई, 161 के बयान है, 164 के बयान है, तो उनमें जो है यहाँ पर 145 में रिपटल किया जा सकता है, यानी कि जो कथन यहाँ कर रहे हैं आप पहले कथन कर रखे थे, तो अगर कंट्राडिक्टी है तो यहाँ पर जो है उसका खंडन करने के लिए पूर्व कथनों का प्रयोग किए जा सकते हैं। सेक्शन 146 है कि प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न ही पूछे जाएंगे, यानी कि आप जो है जैसा चाहे वैसा प्रश्न पूछ लें कि लॉफुल जो है क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, अनलॉफुल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उसके बाद 149 है कि प्रश्न जो है युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाना, यानी कि आप जो है रीजनेबल ग्राउंड हो तभी उस बारे में प्रश्न कर सकते, अटकल पच्चू नहीं पूछ सकते। जैसे कि आपने किसी के बारे में पता ही नहीं है कि समाज में स्थिति क्या है क्या नहीं इसकी, और उससे आप कहते हैं कि आप एक डकैत हैं, तो ये अटकल पच्चू प्रश्न है जिसको कि यहाँ पर 149 में नहीं पूछना चाहिए। लेकिन अगर कोई साक्षी, हम किसी साक्षी से जिरे करते हैं, प्रति परीक्षा करते हैं, उससे पूछते हैं भाई तुम क्या करते हो, वो कहता है कुछ भी नहीं करता। कुछ तो करते होगे जीवन में, कोई ना कोई काम तो किया जाए, मजदूरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, और ना मैं कुछ भी नहीं करता। और क्या चोरी करते हो, डकैती डालते हो, तो ये एक सुआधारित प्रश्न हो सकता है। ऐसा प्रश्न आप पूछ सकते हैं जब उसकी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहा हो, तो वहां पर पूछा जा सकता है। सेक्शन 150 की कहती है कि अगर वकील साहब जो युक्तियुक्त आधार के बिना प्रश्न पूछता है तो न्यायालय के पास दो विकल्प हैं वकील साहब के विरुद्ध जो है एक्शन लेने के, या तो वो उच्च न्यायालय को लिख देगा, या वह जो है जो जिस उससे वो संबंध है, वकील साहब किससे संबंधित होते हैं, स्टेट बार काउंसिल से, स्टेट बार काउंसिल लिख देगा कि ये बिना युक्तियुक्त आधार के प्रश्न पूछता है, इसीलिए वहां पर न्यायालय ये प्रक्रिया अपना सकता है। सेक्शन 150 के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आए एग्जाम में। उसके बाद है प्रति परीक्षा में आप प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन सेक्शन 151 कहते हैं अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। उसके बाद में 152 में अपमानित या क्षुब्ध करने वाले प्रति परीक्षा में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। सेक्शन 153 है कि सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तर को खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। अगर आप जो किसी साक्षी से कोई प्रश्न पूछते हैं उसके सील को क्षति पहुंचाकर, और वह उसका उत्तर दे देता है, चाहे वो झूठा दे या सच दे। अगर सच दिया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झूठा प्रश्न अगर वह देता है तो वहां पर उसका प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है, क्योंकि 193 के अंतर्गत हो जाएगा, वो जो है झूठा साक्ष्य दे रहा। लेकिन उस साक्ष्य का खंडन करने के लिए आप साक्ष्य नहीं दे सकते, वह साक्ष्य अग्राह्य होगा। अगर किसी व्यक्ति से पूछा गया कि क्या आप जो बेईमानी से फला पद से टर्मिनेट किए गए थे, और वो कहता है नहीं किया गया था, और वहां पर दूसरा पक्षकार ये साबित करता है देखिए सर ये इस पद से टर्मिनेट बेईमानी पूर्ण कार्य करने पर टर्मिनेट कर दिया गया था, तो ऐसा साक्ष्य यहाँ अग्राह्य है। 153 के दृष्टांत बी है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद हम करते हैं कि पक्षद्रोही होस्टाइल विटनेस कहाँ है, सेक्शन 154 में, जो मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद में सेक्शन 155 में साक्षी की विशेषता पर अधिक्षेप, साक्षी विश्वास योग्य है या नहीं है। हम प्रति परीक्षा के दौरान ये साबित कर सकते हैं कि साक्षी सर जो है ये विश्वास योग्य नहीं है, ये बिका हुआ साक्षी है, और उसके पूर्वतन जो कथन है उनके साबित करके जो
हम खंडन कर सकते हैं। इस वक्त इसको रिश्वत मिली है, इसीलिए ये विश्वसनीय साक्षी नहीं है, हम इम्पीच कर सकते हैं उसकी बात को 155 के अंतर्गत। सेक्शन 157 में कि पूर्वतन जो कथन है, जैसे कि एफआईआर में किए गए, 161 में किए गए, 168 में किए, तो उसकी संपुष्टि के लिए 157 में उसकी संपुष्टि होती है, कथनों की, पूर्व कथनों की संपुष्टि। 159 में स्मृति ताजा करना है, जो पूर्व लेखबद्ध कथन थे, जैसे कि डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट बनाई हो या पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया हो, 161 के बयान वगैरह, चार्जशीट वगैरह लगाई और वह बहुत पहली थी, तो वह उन दस्तावेजों को देख करके अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है 157 के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है यहाँ पर 164 है, जिसमें कि सेक्शन 66 के अंतर्गत दूसरे पक्षकार को सूचना दी गई थी कि आपके पास प्राथमिक साक्ष्य है, वह न्यायालय में प्रस्तुत करो, लेकिन वह जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करता और वहां दूसरा पक्षकार सेक्शन 65 के अंतर्गत सेकेंडरी एविडेंस जो प्रस्तुत कर देता है न्यायालय में। अब यहाँ पर वह पक्षकार जिसके पास मूल दस्तावेज था, प्राथमिक दस्तावेज था, वो न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह जो अब प्रस्तुत नहीं कर सकता। अगर वह पक्षकार अनुमति दे तब प्रस्तुत करता है, या न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत करता है, अन्यथा प्रस्तुत नहीं कर सकता। सेक्शन 165 के अंतर्गत जो न्यायालय को ये फुल पावर है कि वह कि निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी साक्षी को या पक्षकार को बुला सकता है, उसकी मौखिक परीक्षा कर सकता है, या किसी भी पक्षकार को या किसी भी व्यक्ति को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन ये सेक्शन 121 से लेकर और 131 तक की जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है उसको बाध्य नहीं कर सकता। और यहाँ पर 148 और 149 के अंतर्गत यहाँ पर बिना युक्तियुक्त आधार के प्रश्न भी नहीं पूछ सकता। सीआरपीसी की सेक्शन 311 के अंतर्गत ये पावर है न्यायालय को, जो कि यहाँ तो क्या नाम एविडेंस की वैल्यू बताएगी इसकी, और एविडेंस के अकॉर्डिंग ये स्टेट न्यायाधीश के बारे में ये बताया गया, लेकिन वहाँ प्रक्रिया के अंतर्गत बताया गया सेक्शन 311 के अंतर्गत। और सीपीसी में भी यहाँ ऑर्डर 18 रूल 17 के अंतर्गत ये न्यायालय को किसी भी साक्षी से को साक्ष्य देने के लिए, पक्षकारों को साक्ष्य देने के लिए, कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाने की फुल पावर है। सेक्शन 165 में भी यही है और वहाँ भी इस प्रकार दी गई है। सेक्शन 167 है, जो कि लास्ट सेक्शन है और इसका चैप्टर जो है 11 है। इसमें जो है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण से या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। जैसे कि लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और जजमेंट से पहले एक पक्षकार जो है कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता था, लेकिन उसका साक्ष्य नहीं लिया गया है, और वहाँ अपीलेंट कोर्ट में ये बात उठाएगी कि सर अनुचित रूप से मेरा साक्ष्य जो है यहाँ नहीं लिया गया, अगर ये लिया जाता तो ये निर्णय जो मेरे पक्ष में होता। न्यायालय, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय देखता है कि क्या ये साक्ष्य लेने से भी निर्णय पर प्रभाव पड़ता। अगर निर्णय प्रभाव पड़ता है तो नवीन विचारण का आदेश दे सकता है, लेकिन अगर वहां पर उस साक्ष्य को लेने के पश्चात भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो वहां जो है नवीन विचारण का आदेश नहीं देगा। या निर्णय से पहले अनुचित रूप से कोई साक्ष्य ले लिया गया था जो उस समय नहीं लिया जाना चाहिए था, और इसको प्रश्न चिन्ह जो है अपीलेंट कोर्ट के समक्ष किया गया, रिवीजन कोर्ट के समक्ष किया गया, और वहां पर कहा गया कि सर अनुचित रूप से साक्ष्य गृहीत कर लिया गया जिसको कि गृहीत नहीं किया जाना चाहिए था। और न्यायालय अपीलेंट कोर्ट ये देखती है कि अगर इस साक्ष्य को न भी लेते तब भी निर्णय ये होता, तो वहां वह नवीन विचारण का आदेश नहीं देगा। तो इस प्रकार से आज ये एविडेंस जो है कंप्लीट हुई। इसमें ये आता है कि एक प्रश्न कि अनुचित साक्ष्य हेरसे एविडेंस जो है किन मामलों में ली जा सकती है और वह जो सुसंगत होगी। इसका उत्तर है धारा 6, धारा 8, स्वीकृति, संस्वीकृति और मृत्युकालीन कथन, धारा 33 के अंदर पूर्व कथन, और धारा 35 और 36 और धारा 60 का परंतुक के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में।
तो आज के लिए धन्यवाद। कल से मैं CPC की सीरीज शुरू करूँगा और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसके बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।